नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। लोहगढ़ को मिलेगा नया स्वरूप, ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जीवित करेगी मनोहर सरकार। 1 जनवरी को लोहगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में देशवासियों को दी नव वर्ष की शुभकामनाएं। सीएम ने कहा यह वर्ष सभी के लिए सुख और समृद्धि लेकर आए। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले की हुई सुनवाई, 10 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। और अब समाचार विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बाबा बंदा सिंह बहादुर के त्याग, बलिदान और शौर्य की कहानी पूरे विश्व में फैले, इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोहगढ़ को नया स्वरूप देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री इसे ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जीवित करना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपने शहीदों की कुर्बानी से प्रेरणा मिल सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1 जनवरी यानी कल बाबा बंदा सिंह बहादुर की ऐतिहासिक स्थली लोहगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मृति स्थल पर एक अत्याधुनिक संग्रहालय का शिलान्यास करेंगे। परियोजना के पहले चरण में किला, मुख्य गेट और 4 दीवारी का कार्य किया जाएगा। लोहगढ़ में स्थित इस स्मृति स्थल को 20 एकड़ क्षेत्र में विस्तार दिया जाएगा। स्मारक परिसर में पंजाब की महान किला वास्तुकला देखने को मिलेगी। लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा बनाए गए नानकशाही सिक्के की स्थापना से प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नववर्ष 2023 के शुभागमन पर प्रदेश व देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह वर्ष सभी के लिए सुख और समृद्धि लेकर आए। सभी निरोगी व स्वस्थ रहें और प्रदेश और देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में सुशासन लाने के अपने प्रयास में सफल हुई है और आगे भी इसी प्रकार यह प्रयास जारी रहेंगे। हरियाणा की पहचान आज देश के विकसित राज्यों में होने लगी है और इसका कारण सरकार की नीतियों के साथ साथ प्रत्येक हरियाणवी की मेहनत और अथाह परिश्रम भी है। हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक के मंत्र पर चलते हुए प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित किया है, जिसके फलस्वरूप आज समाज का प्रत्येक वर्ग हमारी नीतियों के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय उत्थान के अपने प्रयासों की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2023 को प्रदेश सरकार ने अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है। कैथल जिले के कलाय से भाजपा विधायक व हरियाणा सरकार के एकमात्र महिला मंत्री कमलेश ढांडा का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। ढांडा ने खुद ट्विटर अकाउंट हैक होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट रात करीब 9 बजे हैक हुआ, जिसके बाद उनके अकाउंट से सारी जानकारी हटा दी गई, जिसमें उनकी फोटो, व्यक्तिगत जानकारी के अलावा पहले की पोस्टें भी शामिल हैं। बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने अकाउंट हैक होने के बाद फेसबुक पर पोस्ट किया कि सभी को सूचित किया जाता है कि उनका आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। उन्होंने कहा कि अगर उनके अकाउंट से कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट और किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार के मैसेज द्वारा संपर्क करने की कोशिश की जाए तो कृपया उसे इग्नोर करें। ट्विटर अकाउंट को रिकवर करने की प्रक्रिया के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। मंत्री की ट्विटर अकाउंट हैक होने की शिकायत पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और इसकी जांच में जुट गई है। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले की सुनवाई गोवा के मापुसा कोर्ट में हुई। सुनवाई में सुधीर और सुखविंदर पेश हुए। कोर्ट में आरोपी सुखविंदर के वकील सुखवंत सिंह ढांगी ने उसकी जमानत याचिका लगाई। वकील ने बताया कि सुखविंदर को झूठा फंसाया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। कोर्ट में आरोपी के वकील सुखवंत ढांगी ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि इस मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट भी दायर कर दी है, परंतु उसमें कहीं पर भी सीबीआई इस मर्डर को मोटिव नहीं दिखा पाई है। इसलिए यह मर्डर नहीं है और उनके क्लाइंट को जानबूझकर एक साजिश के तहत फंसाया गया है, इसलिए सुखविंदर को जमानत दी जाए। सुधीर और सुखविंदर कोलवेल जेल में हैं। दोनों के खिलाफ 2500 पेज की चार्जशीट पेश की गई थी, जिसमें दोनों के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हैं। गौरतलब है कि बीती 22 अगस्त को गोवा में संदिग्ध परिस्थितियों में सोनाली फोगाट की मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राठौर ने बीजेपी की मेरिट के आधार पर नौकरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राठौर ने मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया और कहा कि नौकरियों की तरह पॉलिटिक्स के अंदर भी मेरिट होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार के एमएलए जब सीएम की कुर्सी पर बैठ सकते हैं तो हमारे यहाँ के 6 फुट का लड़का सीधा पुलिस में भर्ती क्यों नहीं हो सकता? उसकी क्या मेरिट पूछनी है? जब उसने करनाल की धरती पर जन्म ले लिया है तो यही उसके लिए सबसे बड़ी मेरिट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो युवाओं को धड़ाधड़ नौकरियां देने का काम किया जाएगा और यही कांग्रेस का मुद्दा रहेगा। कांग्रेस नेता वीरेंद्र राठौर जीटी रोड स्थित बस्ताड़ा फार्म में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के आगमन और स्वागत की तैयारियों की प्लानिंग कार्यकर्ताओं के साथ साझा की।
देखिए, आज घरोंडा हल्के के हमारे हज़ारों साथी जो हैं वो आज इस बैठक के अंदर उपस्थित हुए हैं। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के तैयारियों के लिए चर्चा करने के लिए बैठक रखी गई थी। सभी साथियों को जिम्मेवारी बांटी गई है और 7 तारीख की यात्रा में बढ़ चढ़ करके सभी साथी भाग लेंगे। उस संदर्भ में आज की बैठक का आयोजन किया गया। जी जी। तो रैली भी है उसको लेकर 6 तारीख को रैली है, तो घरोंडा हल्के के भी हज़ारों की संख्या में साथी रैली के अंदर भी जाएंगे। फिर 6 तारीख की शाम को राहुल जी की 7 तारीख को सुबह होने वाली यात्रा की तैयारियों में भी जुटेंगे। तो कार्यकर्ता जो हैं वो उत्साहित हैं यात्रा को लेकर के और एक बहुत खुशी का माहौल है। इलाके के अंदर खुशी का माहौल है कि यात्रा का दूसरा चरण की शुरुआत घरोंडे हल्के से हो रही है। तो घरोंडा वासी भी जो है स्वागत करने के अलग अलग तरीके से अपनी अपनी सब तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत खुशी का वातावरण है। राहुल जी के शुभ चरण हमारे इलाके में पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का रहेगा। मेरिट को लेकर आप इशू उठा रहे हैं? देखिए, मेरिट को लेकर के कोई पहली बार नहीं बोला, मैं हमेशा इस बात पे बड़ा क्लियर हूँ कि पॉलिटिक्स के अंदर भी मेरिट होनी चाहिए। पॉलिटिकल अब मुख्यमंत्री जी को पहली बार के एमएलए जब सीएम बन सकते हैं तो हमारे यहाँ का 6 फुट का लड़का सीधा पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो सकता? उसकी क्या मेरिट पूछनी है आपने? उसकी मेरिट यही है कि उसने करनाल की धरती में जन्म ले लिया, यही बहुत बड़ी मेरिट है। जी जी। तो कोरोना का एक इशू अड़ाया जा रहा है बीच में। कोई इशू नहीं है, सीधा सा मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और हम अपने इलाके के बच्चों को नौकरियों का इंतजाम करके उन्हें धड़ाधड़ नौकरी लगाने का काम करेंगे और कोई मुद्दा नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 जनवरी को करनाल पहुंचेगी। राहुल गांधी में भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। गांव व शहर के वार्डों में जाकर भारत जोड़ो यात्रा का न्योता दिया जा रहा है। पूर्व विधायक सुमित्रा सिंह भी लगातार डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क कर रही हैं और उन्हें भारत जोड़ो यात्रा का न्योता दिया जा रहा है। शनिवार को पूर्व विधायक सुमित्रा सिंह ने करनाल के कई क्षेत्रों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं में लोगों से मिलकर उन्हें 7 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर सुमित्रा सिंह ने कहा कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी को एक जननायक के रूप में अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतिहास रचेगी। 7 जनवरी को राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के तहत करनाल आ रहे हैं और हम सभी बहुत उत्साहित हैं उनके यहाँ स्वागत करने के लिए। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करती हूँ कि आने वाली 7 जनवरी को 2:30 बजे नमस्ते चौक पर आप आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके राहुल गांधी जी का स्वागत करें। ये जो यात्रा है ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा एक आम आदमी की, एक छोटे दुकानदार की, मजदूर की, किसान की, सभी की जो आज के दिन जो स्थिति है, जो इतना बेरोज़गार है, नौजवान की जो बेरोज़गारी है, जो छोटे दुकानदार आजकल बहुत परेशान है क्योंकि सारा व्यापार अडानी अंबानी उनको दिया गया है। किसान परेशान है, किसानों को गन्नों का आज के दिन रोज़ हम देखते हैं बैठे हैं शुगर मिल के बाहर, उनको रेट नहीं मिल रहा है। तो इसी सब के जो ये यात्रा है, इस सभी चीज़ों के लिए ये राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की है। जो नफ़रत की राजनीति है जो देश में फैल रही है उसको रोकने के लिए, ये प्रेम को बढ़ावा देने के लिए। तो सभी भाइयों से मैं फिर से निवेदन करूंगी, आने वाली 7 जनवरी को आप सभी नमस्ते चौक पर 2:30 बजे आएँ। कहाँ से कहाँ तक आएगी? शहर के अंदर भी एंट्री होगी? पूरे करनाल शहर के अंदर से राहुल गांधी जी निकलेंगे और एनडीआरआई तक ये यात्रा है। उसके बाद चौक से शहर के अंदर आएगी? शहर के अंदर आएगी। अच्छा, वाल्मीकि चौक पर? हाँ, वाल्मीकि चौक, अम्बेडकर चौक, 2 किसान चौक, उधर से गांधी जी की जो है पूरा करनाल शहर के अंदर से पैदल चल के जाएंगे। तो गांव-गांव जाके न्योता दिया जा रहा है? हाँ, मैं अभी कलामपुरा होकर आई हूँ और कल भी मैं गाँव के अंदर जा रही हूँ और गांव और शहर हर जगह। और ख़ास तौर से मैंने देखा जो नौजवान जो हैं बहुत उत्साहित हैं इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए। फरीदाबाद के सेक्टर 58 स्थित एसटीएल कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की बीती रात कंपनी से कुछ दूर ही सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया। फिलहाल मृतक कर्मचारी के परिजनों का कंपनी के ठेकेदार पर आरोप है कि कंपनी के ठेकेदार ने लेबर एक्ट का पालन नहीं किया और मृतक का 2.5 साल से ना तो ईएसआई काटा और ना ही उसका पीएफ काटा, जिसके चलते अब मृतक के परिजन सरकारी मिलने वाली सहायता से वंचित रह जाएंगे और इसको लेकर मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को एम्बुलेंस में ले जाकर एसटीएल कंपनी के बाहर रख दिया और आरोपी ठेकेदार के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद परिजन शांत हुए और गेट के बाहर से अपना रोष प्रदर्शन खत्म किया। ये एक अमित नाम का लड़का था,
30-35 वर्ष का ही कल ड्यूटी पे कंटेनर डिपो में ठेकेदार के माध्यम से नौकरी करता है। तो ये स्पीडली आ रहा था और वो मोड़ पे उसकी मोटरसाइकिल डिसबैलेंस होगी और बिजली खंभे से जा टकराई, जिसके सिर में चोट लगने से डेथ होगी, एक्सीडेंटल डेथ है। हमने इसका पोस्टमार्टम करा दिया है। अब घर वाले ये कह रहे हैं भाई हमारा इसने ठेकेदार ने या मालिक ने ईपीएफ वगैरह नहीं काटा इसका, तो अगर वो ईपीएफ काटता तो हमें थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो इनकी डिमांड ये है भाई हमारे को कुछ गरीब हैं कुछ हेल्प मिल जाए। तो ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि जो मतलब कंपनी में वर्करों को काम कराते हैं? इसके लिए लेबर एक्ट है, लेबर कोर्ट है, लेबर कमीशन बैठा रखा है गवर्नमेंट ने, उनके पास अपील करें, जरूर सुनवाई होगी। तो परिवार का क्या कहना है? परिवार भी ये करते हैं भाई हम गरीब हैं और हमारे ये इंसिडेंट हो गया, दुख तो देखो सभी को होता है, हमें भी है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के 5 युवक नए साल का जश्न मनाने शिमला जा रहे थे, लेकिन अंबाला कैंट में उनकी कार एक ट्रक में जा घुसी। कार की रफ्तार काफी ज्यादा थी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में दीपक नाम के युवक की मौत हो गई, जबकि तुषार बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं हादसे के दौरान का वीडियो भी सामने है, जो इन युवकों द्वारा ही शूट किया जा रहा था। वीडियो में दिख रहा है कि कार में तेज म्यूजिक बज रहा है और कार तेज रफ्तार से भाग रही है। इतने में कार सामने ट्रक में जा घुसी। कार चला रहा युवक कार की तेजी को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिससे यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस की माने तो हादसा ट्रक के ब्रेक लगाने की वजह से हुआ, जिसकी जांच की जा रही है। घने कोहरे का कहरा यमुनानगर में एक बार फिर से देखने को मिला, जहां घने कोहरे में स्कूल और बस की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में बस में सवार 22 बच्चे और महिला केयरटेकर भी घायल हुई हैं। गनीमत यह रही कि किसी को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। जानकारी के मुताबिक यमुनानगर जिले के साडोरा में काला आम रोड पर ईदगाह के पास आज सुबह जानकी जी के ग्लोबल पब्लिक स्कूल मारवा कला की स्कूल द्वारा बस हादसे का शिकार हो गई और स्कूल बस ईदगाह के सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। घायल बच्चों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। हादसे की सूचना पाते स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजन भी साडोरा सीएचसी में पहुंच के कुछ ही देर में स्कूल की प्रिंसिपल भी वहां पर मौजूद हो गई। और बताया जा रहा है कि बस का चालक जब काला आम की तरफ से बस में बच्चों को लेकर लौट रहा था, तो वह साडोरा में ईदगाह के पास आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करने लगा। तभी सामने से ट्रक आ गया और बस की सीधी टक्कर हो गई। हादसे के बाद बस में सवार बच्चों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।